हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की साइंस और डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे कि जो मेटल हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो आयरन है, कॉपर, एल्युमिनियम, कोई भी मेटल है, वो हमें मिलती कैसे, कहाँ से आई ये मेटल, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम बात करने वाले हैं इसकी अक्रेंस के बारे में। तो देखिए ये हमें कैसे मिलेगी। मेटल हमें मिलती है अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट, या हमें मिलेगी सी वाटर से। अर्थ क्रस्ट में हमें मिलती है ये मिनरल्स की फॉर्म में, या मिलेगी ओर्स की फॉर्म में। सी वाटर में ये हमें मिलेगी कंपाउंड्स की फॉर्म में, जैसे NaCl, MgCl2, कुछ इस प्रकार। तो अब हम इन्हीं से क्या करेंगे, कुछ किसी प्रोसेस से इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इनको प्योर करेंगे। और कोई भी मेटल है वो हमें कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगी। कंपाउंड्स की फॉर्म में क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने 3 टाइप के मेटल्स के बारे में डिस्कशन की है। एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल, एक लेस रिएक्टिव मेटल और एक मीडियम रिएक्टिव, यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव वो जो क्या करेगी, तुरंत रिएक्शन कर लेती है। लेस रिएक्टिव जो स्लोली रिएक्ट करेगी या बहुत कम रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव क्या करेगी, अगर तुरंत रिएक्ट कर लेती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ इन्होंने रिएक्ट कर लिया, वाटर के साथ इन्होंने रिएक्ट कर लिया तुरंत, तो जिससे क्या होगा, ये किसकी फॉर्मेशन करेगी, कंपाउंड की। सेम मीडियम के केस में होगा, ये भी क्या करेगी, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेती है रिएक्शन करके। इसीलिए जो भी मेटल है हमें वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, उसको हमें क्या करना पड़ता है, बाय एनी प्रोसेस प्योर करना पड़ता है। उससे मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो देखिए किससे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 वर्ड दिए गए, मिनरल्स एंड ओर्स। तो देखिए मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स, हमने कोई भी एक सैंपल ले लिया कहीं से भी, चाहे वो आपके गार्डन की सैंड हो या कोई और, ये 1 kg का सैंपल है। तो अगर हम इसकी लैब में टेस्टिंग करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे हो सकता है इसमें आयरन मिल जाए, हो सकता है इसमें एल्युमिनियम हो। सारों की क्वांटिटी फिक्स नहीं है भी इतनी क्वांटिटी मिलेंगे, कोई कम मिलेगा, कोई ज़्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सभी होंगे। इसमें जिंक होगा। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जो भी किसान है अपनी फसल को बोने से पहले टेस्टिंग करवाते हैं और चेक करते हैं भी इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व यानी कि मिनरल्स मौजूद है। तो वही तो है ये सारे के सारे। तो इनकी हमने टेस्टिंग की तो हमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स मिल गए। अब बात आती है कि क्या हम इससे इन मेटल्स को अलग कर सकते हैं? तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कॉस्टली, उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं ओर्स के बारे में। ओर्स, देखिए ओर्स क्या होते हैं। ये भी क्या है, एक टाइप के मिनरल्स होते हैं। जैसे हमने सैंपल ले लिया 1 kg मिट्टी का, लेकिन कुछ स्पेशल प्लेसेस पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मेटल की जो परसेंटेज होगी उस सैंपल के अंदर ज़्यादा होती है, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं ओर्स। जैसे हमने यहाँ सैंपल लिया तो यहाँ क्या है, 700 ग्राम आयरन है इस मिट्टी के अंदर। इस सैंड में 700 ग्राम आयरन हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे या इस मिट्टी को यूज़ करेंगे जिसमें 10 ग्राम आयरन मिला हमें मेटल के लिए। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा मेटल मिल रही है। तो इसीलिए इसको एक अलग नाम दे दिया हमने, ओर्स। यानी कि ओर्स क्या है, वो मिनरल्स जिसमें एक स्पेसिफिक मेटल की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है, तो उन मिनरल्स को हम कहेंगे ओर्स। तो अब इनकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले। अब अपनी नोटबुक में इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, मिनरल्स एंड ओर्स। तो देखिए क्या है मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो क्या प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मिनरल्स। इसी प्रकार अगर हम और की बात करें तो क्या होगा, एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। यानी कि कुछ स्थानों पर क्या होगा, जो मिनरल्स है उसके अंदर एक स्पेसिफिक मेटल की परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उससे जो मेटल निकालना वो फायदेमंद होता है। तो इसीलिए इन मिनरल्स को क्या कहेंगे हम, और
इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, जैसे सिनाबार HGS, ये एक मरकरी का ओर है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो एग्जिस्ट करती है मिनरल्स की फॉर्म में, वो एग्जिस्ट करती है ओर्स की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उनको उस फॉर्म से प्योर फॉर्म में हम कैसे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 3 टाइप की मेटल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जो हाईली रिएक्टिव है, इनकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये तुरंत कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगी, रिएक्ट करके तुरंत क्या करेगी, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेगी। मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये भी क्या करती है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेगी, लेकिन ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू हाईली रिएक्टिव मेटल्स के मुकाबले। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है। ये या तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी, और अगर रिएक्शन करेगी तो बिल्कुल सिंपल से कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी। जैसे अब हम इसी से शुरुआत करते हैं लेस रिएक्टिव से। तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं, या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ये इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट करके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, या क्या करेंगे, ये सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिलेंगे। और ये जो ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स है, इनको हम डायरेक्ट हीट करेंगे और जिससे हमें मिल जाती है प्योर मेटल। और ये है ऑक्साइड की प्रोसेस की बाय हीटिंग से इसको हम प्योर मेटल में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम सल्फाइड की बात करें तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, एक्सेस अमाउंट में हीट किया जाएगा इसको इन एक्सेस एयर के अंदर। तो क्या होगा, ये फॉर्मेशन करेगा ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की, और उस मेटल ऑक्साइड को अगेन हम हीट करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये है आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस लेस रिएक्टिव मेटल के लिए। और ये जो प्रोसेस है, सल्फाइड को एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एयर की प्रेजेंस में, और स्ट्रांगली जब हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। ये मेटल हमें मिलती हैं कार्बोनेट की फॉर्म में, या हमें मिलेगी सल्फाइड की फॉर्म में। और सल्फाइड की फॉर्म में अगर मिलेगी तो सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे इसके अंदर रोस्टिंग का, यानी कि एक्सेस एयर की प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, जिससे ये चेंज हो जाएगा ऑक्साइड में। और उस ऑक्साइड को अगेन हम क्या करेंगे, हीट करके या रिड्यूस करके हम इसको प्योर मेटल में चेंज कर देंगे। उसका अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो इसको भी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर, जिससे क्या होगा, ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और देन इसको अगेन हीट करके हम प्योर मेटल में चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्रोसेस मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को प्योर करने की, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की। उसके बाद में अगर हम बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल की, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी मोल्टन स्टेट, मोल्टन मेटल चाहिएगी, यानी कि जो भी और या जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं जिससे मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमें मोल्टन स्टेट में चाहिए, और उसी से हम क्या करेंगे, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये है तीनों की ब्रीफिंग, यानी कि लेस रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम किस प्रकार एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे इनके ओर से। अब क्योंकि ये मेटल अनरिएक्टिव होती है, दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड्स है इनको हम बाय हीटिंग रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, कैन बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में 2 तरह की रिएक्शंस की थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, याद है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यही है, उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और इसका अपोजिट होता है रिडक्शन में, यानी कि जिस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो अब इस केस में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड हमारे पास, तो अब इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा, ये ऑक्साइड इस मेटल से अलग हो जाएगा, ये मेटल और ये ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन।
तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो कंपाउंड था हमारे पास, इससे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस कंपाउंड का हमारे पास क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यही इन्होंने कहा विद द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, इनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस समझ में आ गया बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय हीटिंग अलोन। तो इनको डायरेक्ट हीट करेंगे जिससे ये क्या होगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है सिनेबार का, सिनेबार HgS, और ये किसका और है, ये है मरकरी का, Hg का। तो देखो HgS सॉलिड स्टेट में है, इसको एक्सेस अमाउंट की ऑक्सीजन के अंदर हीट किया जाएगा, स्ट्रोंगली हीट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और साथ में SO2 गैस फ्री हो रही है। और अगेन जब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया जाएगा, यानी कि इसको रिड्यूस किया जाएगा, तो क्या होगा, ये मरकरी में चेंज हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन। और मरकरी क्या है, एक लिक्विड, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिक्विड स्टेट। तो ये है आपका लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, नोट कर लीजिए। अब देखिए कि किसी भी एक्टिविटी सीरीज के मिडल में आने वाली मेटल्स, उनको हम किस प्रकार एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये हम बात कर चुके हैं कि या तो सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट्स की फॉर्म में ये मिलती है हमें। और इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो आयरन, जिंक, लेड और कॉपर है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फाइड के बारे में, यानी कि जो मेटल सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिलेगी उसको हम सब किस प्रकार एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस जिसका हम यूज़ करते हैं वो है रोस्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो देखिए, दी सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो सल्फाइड ओर्स है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर। कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रोंगली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हीटिंग स्ट्रोंगली इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है स्ट्रोंगली, किसको, सल्फाइड ओर्स को। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग। क्लियर पॉइंट। तो देखो, ये है सल्फाइड और जिंक सल्फाइड है यहाँ पर, इसको एक्सेस एयर में, यहाँ पर ये क्या है, एक्सेस एयर, और यहाँ इसको हम हीट कर रहे हैं स्ट्रोंगली। तो ये किस में चेंज हो रहा है, ऑक्साइड के अंदर। क्लियर है ये पॉइंट। इस रिएक्शन को देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है यहाँ सल्फाइड और, इस सल्फाइड और को एक्सेस एयर में स्ट्रोंगली हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड के अंदर, जिंक ऑक्साइड में। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है रोस्टिंग। और अब अगर हम कार्बोनेट ओर्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स। इनको भी ऑक्साइड्स में चेंज कर दिया जाता है। कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रोंगली इन लिमिटेड एयर, यानी कि इनको स्ट्रोंगली हीट किया जाता है इन लिमिटेड एयर में, तो ये चेंज हो जाएंगे ऑक्साइड्स में। क्लियर है ये पॉइंट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसकी एक रिएक्शन देखते हैं, जिंक कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर में, तो यहाँ हमने O2 नहीं लिखा क्योंकि इसको लिमिटेड एयर में हम हीट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड CO2 एक्सकेप कर जाएगी, गैस है जो। तो ये है आपकी कैल्सिनेशन प्रोसेस। बाय कैल्सिनेशन कोई भी कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर। और सल्फाइड के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, सल्फाइड के लिए हम यूज करेंगे रोस्टिंग। और रोस्टिंग में भी हमने क्या किया था, यही सेम कंपाउंड की फॉर्मेशन की थी, जिंक ऑक्साइड की। और ये जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनको फर्दर रिड्यूस कर देते हैं और फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स की। तो देखो कैसे, दी मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू दी कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मेटल ऑक्साइड्स है इनको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस समझते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग एनी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। देखो कैसे, ये जिंक ऑक्साइड है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा काम क्या करना, हमने इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक कार्बन, और कार्बन यानी कि कोक भी हम इसको बोल सकते हैं, कोयला, इसका यूज कर रहे हैं। ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा कुछ इस प्रकार। तो जिससे क्या होगा, ये जो कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन होगी जिंक की। तो यही इसमें होगा, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन। कार्बन के साथ जब इसको हीट करेंगे, इट इज रिड्यूस टू मेटालिक जिंक। तो ये मेटालिक जिंक के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है आपकी रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे,
सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे अगर सल्फाइड और है तो, और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं मेटल ऑक्साइड जो हमें फॉर्मेशन होगी उसको हम फर्दर रिड्यूस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। और इसी प्रकार जो कार्बोनेट ओर्स है उनको भी हम क्या करेंगे बाय कैल्सिनेशन चेंज करेंगे जिंक ऑक्साइड में, और फर्दर उसको रिड्यूस करके हम चेंज कर देते हैं मेटालिक जिंक में या मेटल्स में चेंज कर देंगे। तो ये है आपकी प्रोसेस। बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से जो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई उसको हमने फर्दर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड और भी है जिससे हम क्या कर सकते हैं उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का हम यूज करेंगे किसके लिए, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस करने के लिए। कैसे, देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल है, द हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या करेगी, कौन कौन सी होती है हाई रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगी बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ द लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। और ये क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देगी लोअर रिएक्टिविटी मेटल को उनके कंपाउंड से। कैसे, देखो ये है हाई रिएक्टिव मेटल और ये एक कंपाउंड है जिसमें ये है आपका लो रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ क्या होगा, ये हाई रिएक्टिव मेटल इसको क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। कैसे, और एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी कुछ इस प्रकार। और ये जो है लो रिएक्टिव मेटल इसको बाहर निकाल देगी। समझ में आ गई बात। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। ये हाई रिएक्टिव मेटल और ये है लो रिएक्टिव मेटल, और ये लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड। तो यहाँ क्या होगा, ये हाई रिएक्टिव मेटल इस लो रिएक्टिव मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, यहाँ से बाहर निकाल देगी कुछ इस प्रकार, और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगी। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो इससे क्या होगा, ये जो मेटल ऑक्साइड है यहाँ से क्या होगा, मेटल अलग हो जाती है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम हीट करेंगे, ये रहा मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब इसको हीट करेंगे विद एल्यूमिनियम तो क्या होगा, इस मैग्नीज को ये एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आके बैठ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। अब क्योंकि इस मैग्नीज को इन्होंने बाहर निकाल दिया तो ये रहा मैग्नीज। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने नोट करना है, इनकी स्टेट देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड स्टेट में है, एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और मैग्नीज यहाँ पर जाके क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में। क्यों हुआ लिक्विड स्टेट में, इसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ ये देखो सॉलिड स्टेट में, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। और जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो भी हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस की भी रिवीजन हो रही है। पहले हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट, और अब डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, कंपाउंड्स के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है पॉइंट। और इस हीट का हम यूज करेंगे आगे। तो यहाँ पर जो मेटल की फॉर्मेशन हुई है ना, वो देखो किस फॉर्म में मेटल, लिक्विड स्टेट में है। इस लिक्विड स्टेट का हम आगे यूज करेंगे। अभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने की उसमें हमने क्या देखा कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो वही बात, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक थी, और जो उसमें अमाउंट प्रोड्यूस हो रही थी, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज, इतनी लार्ज थी कि जो मेटल हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वो किस में मिलेगी हमें, मोल्टन स्टेट में। दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट, यही था। तो अब इसकी एक रिएक्शन हम और देखते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड की विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। इस रिएक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स या कोई क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए, यानी कि वेल्डिंग के लिए इसका हम यूज करेंगे। वेल्डिंग समझते हो। तो देखो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया गया है थर्मिट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपने करना है। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, और इसको हम कहाँ यूज करेंगे, टू ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। अब इनकी रिएक्शन देखिए, आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है,
एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में है, इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो आयरन हमें मिलेगा वो मिलेगा लिक्विड स्टेट में। यहाँ इसकी स्टेट नोट कीजिए, किस फॉर्म में है ये, लिक्विड स्टेट के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में या कोई भी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने में, यानी कि ज्वाइनिंग दी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। और ये है आपकी थर्मिट रिएक्शंस, और ये है आपका कंप्लीट टॉपिक भी, जिसमें हमने क्या किया भी, किसी भी एक्टिविटी सीरीज के मिडल में आने वाली जो मेटल्स है उनको हम किस प्रकार एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में हमने जाना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से हम किस प्रकार ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए, दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ये मेटल रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, यानी कि इनके जो कंपाउंड्स हैं, इन मेटल के कंपाउंड्स हैं, उनको डायरेक्टली कार्बन के साथ हीट करके हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि इनकी क्या है कि ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा लगाव होता है इनका देन कार्बन से। जैसे हम एक मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ, इसको हीट करेंगे, यानी कि इस मेटल ऑक्साइड को जब रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ ये जो मेटल है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो क्या होगा, ये रिड्यूस नहीं होगी, ये मेटल और ये कार्बन इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इस मेटल का जो लगाव है, इसकी एफिनिटी है ना, वो इस ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। और अगर हम लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो क्या होगा, ये इजीली इस ऑक्सीजन को छोड़ के जा सकती है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन हाईली रिएक्टिव के केस में ऐसा नहीं होता, ये क्या करेगी, इस ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ के रहना पसंद करेगी, जिस वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप नहीं होगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या है, ये इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो हमें कोई नया मेथड देखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा ना, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। कैसे, द मेटल आर डिपोजिट एट द कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। कैसे, हम एक सेल की फॉर्मेशन करते हैं। पहले तो ये देखिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता क्या है, ये है सेल, और इसके अंदर क्या है, हमने सॉल्यूशन डाल दिया NaCl का, इसमें आपने डिप कर दिए 2 इलेक्ट्रोड, एक है एनोड और एक है कैथोड। तो देखो कैसे, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं एनोड। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, NaCl, तो NaCl क्या करेगा, आयंस की फॉर्मेशन करेगा किसी भी सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो क्या होगा, ये Na कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव की तरफ, तो ये जो Na है वो इस नेगेटिव की ओर लिबरेट हो चुका है, इसके ऊपर जो सोडियम प्लस है, और जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगी, इस पॉजिटिव के पास। ये है एनोड और ये है कैथोड। तो कहने को क्या होगा कि जो सोडियम है वो तो कैथोड की तरफ, और जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ। क्यों जाएंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है कि तो एनोड पर, तो जिससे क्या होगा, जो क्लोरीन नेगेटिव है वो इस एनोड की तरफ आ जाएगी, और इसी प्रकार जो सोडियम पॉजिटिव है वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। तो देखिए किस तरह की रिएक्शन होगी, एट कैथोड क्या होगा, सोडियम, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये सोडियम की फॉर्मेशन कर देगा। और इसी प्रकार एट एनोड क्या होगा, 2 क्लोरीन नेगेटिव क्या करेंगे, क्लोरीन की फॉर्मेशन कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे सॉल्यूशन के अंदर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, सोडियम, और सोडियम की फॉर्मेशन कर देता है। और ये है आपकी कंप्लीट प्रोसेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। नोट कर लीजिए इसको भी। तो अब तक जिन भी प्रोसेसेस से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है, तो उनमें भी क्या, जो मेटल हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो उस इम्प्योरिटीज को दूर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम करते हैं एक सेल की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार, और इसमें हम डालेंगे सॉल्यूशन मेटल साल्ट का, वो मेटल जिसको हमने प्योर फॉर्म में बनाना है। 2 इलेक्ट्रोड होंगे इसके अंदर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये सेकंड इलेक्ट्रोड, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। अब देखिए एनोड कौन सा होगा, अब इनको बैटरी से जोड़ रहे हैं, जिधर नेगेटिव सिरा जुड़ा होगा वो होगा कैथोड,
जिधर पॉजिटिव सिरा होगा बैटरी का वो क्या होगा, एनोड। तो अब क्या है ना कि देखो ये जो कैथोड है ये तो है प्योर मेटल आपकी, और ये जो एनोड है ये है आपकी इम्प्योर मेटल। तो देखो क्या होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास आउट करेंगे तो इस इम्प्योर मेटल में से कुछ मेटल क्या होगी, इस सॉल्यूशन में आ जाएगी, और जितनी अमाउंट इस मेटल की इस सॉल्यूशन में आई है उतनी ही अमाउंट में क्या होगा कि जो मेटल है वो सॉल्यूशन में से इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। समझ की बात, यानी कि जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो इस इम्प्योर मेटल यानी कि एनोड से कुछ मेटल डिजोल्व हो जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर, और जितनी अमाउंट में डिजोल्व हुई है उतनी ही अमाउंट में क्या होगा, इस सॉल्यूशन से मेटल डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड के ऊपर। तो अब इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है अगर वो सोल्यूबल है तो वो इस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगी, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी भी होती है जो सोल्यूबल नहीं होती, तो वो क्या करेगी, इस एनोड के नीचे यहाँ इसके बॉटम पर इकट्ठी हो जाएगी, और इनको नाम दिया गया है एनोड मड। याद रख लेना ये पॉइंट, एनोड मड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका। तो क्लियर हो गया ये सिस्टम। तो अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकल एंड सिल्वर एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड करेंगे इस प्रोसेस से। कैसे? इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, और जो एनोड है वो किसको बनाएंगे हम, इम्प्योर मेटल को। एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, और ये कैथोड क्या है, आपकी प्योर मेटल। ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और एक मेटल साल्ट का हम सॉल्यूशन यूज करेंगे इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और ऑन पासिंग करंट, जब इसमें से करंट पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड से प्योर मेटल इस सॉल्यूशन में आ जाएगी, डिजोल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में आ गई, और एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और जितनी अमाउंट इसके अंदर डिजोल्व हुई है एनोड से उतनी ही अमाउंट में क्या होगा कि जो प्योर मेटल है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कि एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड। क्लियर पॉइंट। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो तो सॉल्यूशन में चली जाएगी, वेयर एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होगी वो कहाँ चली जाएगी, एनोड के बॉटम पर जाके सेट हो जाएगी, कुछ इस प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनको हम कहते हैं एनोड मड। याद रख लोगे ये पॉइंट, व्हाट इज एनोड मड, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, और ये है आपका कंप्लीट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कोरोजन, और इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, चलो फिर भी देख लेते हैं। कोई भी सिल्वर आर्टिकल है वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद में ब्लैक हो जाएगा अगर उसको एयर में हम खुला छोड़ देंगे, आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी कि जो हमारे घर पे चांदी है अगर उसको हम खुला छोड़ देंगे, हवा में पड़ी है वो काफ़ी दिन तक, तो वो काली हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, वो ड्यू टू कोरोजन होती है। कारण देखो उसका क्या है, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर, एयर की सल्फर के साथ वो रिएक्ट करके फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग की फॉर्मेशन कर लेती है। सेकेंडली अगर हम बात करें कॉपर की, रिएक्ट विद मोस्ट CO2 इन द एयर एंड स्लोली लॉसेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस। अगर हम कॉपर की बात करें तो वो क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और स्लोली क्या करेगा, उसका जो ब्राउन सरफेस है उसकी जो है शाइनिंग लॉस कर देगा वो, और क्या गेन कर लेगा, एक ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, यानी कि तांबे की जितनी भी वस्तुएं हैं उन पे कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि उनका जो शाइनिंग सरफेस है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, और उस पर एक हरे रंग की परत जम जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद में अगर हम आयरन की बात करें, अगर आयरन को भी हम मोस्ट एयर में छोड़ देंगे, जैसे अगर बरसात का मौसम है, कोई आयरन की वस्तु है, लोहे की वस्तु बाहर पड़ी हुई है, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयरिंग हो जाएगी ब्राउन कलर की, जिसको हम कहते हैं रस्ट। क्या कहेंगे, रस्ट। अक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, इसको हम बोलेंगे रस्ट।
तो अब हम बात करें कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन होगा क्या? तो कोरोजन क्या है कि कोई भी मेटल सरफेस अगर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे CO2, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक फॉर्मेशन करेगा कंपाउंड्स की, और वो कंपाउंड क्या करेगा, लेयर की फॉर्म में उसी मेटल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कोरोजन। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में, यानी कि कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए इसके लिए अलग अलग मेथड है। फर्स्ट वन है पेंटिंग, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर पेंट करके। सेकंड है ऑयलिंग करके। थर्ड वन है ग्रीसिंग, किसी भी सरफेस के ऊपर ग्रीस की एक लेयर डिपॉजिट करके। और फोर्थ वन है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, स्टील या आयरन, तो अगर इनको रस्टिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर ऐसी मेटल की लेयरिंग कर देंगे जिसको कोरोजन नहीं होता। और ऐसी मेटल है जिंक, तो जिंक की कोटिंग स्टील और आयरन पे वो कहलाती है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट वन है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनोडाइजिंग में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम की जो लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसकी थिकनेस इंक्रीज करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। और लास्ट वन है मेकिंग अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं कि मेटल की मिक्सिंग होती है, मेटल है दो हमारे पास, उनको हमने मिक्स कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, हम अलॉय। ये क्या होगा, टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल उनको हम मिक्स कर देंगे और फॉर्मेशन करेंगे अलॉय की। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, इसकी फॉर्मेशन होगी ड्यू टू आयरन, निकल एंड क्रोमियम की मिक्सिंग से। ब्रास यानी कि पीतल, इसको हम बनाते हैं कॉपर और जिंक से। ब्रोंज यानी कि कांसा, कॉपर और टीन से मिलकर बनने वाली ये मिश्र धातु एलॉय है ये। सोल्डर, लेड और टीन से हम क्या करेंगे, सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर क्या होता है, वैसे ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रीशियन वायर्स को वेल्डिंग करने के लिए। तो क्लियर हो गया एलॉयज क्या होती है। और इन सब के अलावा भी एक टर्म और है, वो है अमलगम। अमलगम क्या है, ये भी एक अलॉय है, लेकिन इसमें फिक्स है कि एक मेटल कौन सी होगी, आपकी मरकरी होगी Hg, दूसरी मेटल कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह का जो भी मिक्सचर बनेगा हमारे पास उसको हम कहेंगे अमलगम। क्लियर पॉइंट ये। तो आपकी अलॉयज यानी कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आयरन, निकल, क्रोमियम को मिक्स करेंगे। पित्तल यानी कि ब्रास को बनाने के लिए हम कॉपर और जिंक को मिक्स करेंगे। ब्रोंज की फॉर्मेशन के लिए हम कॉपर और टीन को मिक्स करेंगे। और सोल्डर की फॉर्मेशन के लिए हम लेड और टीन को मिक्स करेंगे। और ये सारे के सारे मेथड्स हैं आपके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में क्या है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। और ये काफ़ी सॉफ्ट है और इससे ज्वेलरी नहीं बन सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई अदर मेटल मिक्स कर देंगे, एलॉय फॉर्मेशन कर देंगे ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। क्या मेटल मिक्स करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं सिल्वर या कॉपर, इनमें से कोई भी मेटल मिक्स करेंगे। 22 कैरेट होंगे उसमें गोल्ड के और प्लस में 2 कैरेट होंगे सिल्वर या कॉपर के, यानी कि आउट ऑफ 22 पार्ट्स होंगे आपके गोल्ड और 2 पार्ट्स होंगे सिल्वर या कॉपर, जिससे क्या है इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा। और हार्ड हो गया तो इसे हम मेटल्स की ज्वेलरी की फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। और ये है आपका कंप्लीट 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे आपको। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, वहाँ से आप इनके लिंक देख सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।